हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम CS कशिश रचवानी और मैं आपको अपने इस चैनल पे 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ कवर करा रही हूँ। साथ ही में मैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। गाइस, मेरी एक पूरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है जिसमें मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया है अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE गाइडलाइन। गाइस, मैं यहाँ पे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कराऊंगी। साथ में अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट है या जो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए वो मैंने बोल्ड कर रखी है। पिक्टोरियल फॉर्म में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी और अपने एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाओ। क्योंकि BST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन वो बहुत भारी हो जाता है लास्ट में देखा जाए तो अभी से स्टार्ट कीजिए और सुनते सुनते आप लोग साथ में रीडिंग भी मार सकते हैं क्योंकि नोट्स इसमें प्रोवाइड है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रचवानी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है और उसमें मैंने कुछ चीज़ें टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड की है जो कि मैंने खुद टेबल बनाई है। तो आपको बहुत ईजी होगा अगर वो टेबल अगर आप देख लोगे और उसको एक बार ढंग से पढ़ भी लोगे। तो ऐसे में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो केस स्टडीज बन के आती है उसको सॉल्व भी बहुत इजी से कर लोगे और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। और फाइनेंशियल प्लानिंग वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो उसको एक बार देख लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो जो भी बिजनेस में आप लोग लगा रहे हो दैट इज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ डेट, दैट इज कैपिटल। हाँ, ये होता है कि जो इक्विटी होती है वो इंटरनल कैपिटल होती है और जो डिबेंचर होते हैं या लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी चुकाने होते हैं, जबकि इक्विटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म सोर्स कौन सा है? सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। कुछ फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ सेल, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, साइज ऑफ द कंपनी, टैक्स रेट, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रिस्क। एक एक को पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी समरी है ताकि आप लोग एकदम से रिवाइज करो तो आपको एकदम से समरी मिल जाए। स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, अगर हमें लगता है कि हमारी सेल्स स्टेबल है, अगर हमें लगता है हमारी सेल्स स्टेबल है मतलब जितना मैं इस महीने कमा रहा हूँ अगले महीने मुझे इजीली मिल जाएगा, अगले महीने इजीली मिल जाएगा, मतलब मेरा जो बिजनेस है उसमें सेल्स स्टेबल है, तो ऐसे में मैं डिबेंचर लूंगी। क्यों? डिबेंचर से क्या होता है? टैक्स में डिडक्शन मिलता है, साथ में डिबेंचर में इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है और इंटरेस्ट रीपेबल आपको करना ही करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप रीपे कर सकते हो तो आपको सेल्स अगर आपकी स्टेबल है तो आप डिबेंचर लो। अगर आपको लगता है मेरी सेल्स सीजनेबल है, लाइक अगर मैं बोलूँ एयर कंडीशनर हुआ या कोई ना ऐसी चीज़ है जो सिर्फ समर में चलेगी, तो विंटर सीजन में क्या करोगे? या कोई ऐसी चीज़ है जो विंटर सीजन चलेगी वो समर में नहीं चलेगी, तो फिर समर सीजन में क्या करोगे? मतलब अगर आपकी सेल्स सीजनेबल है तो ऐसे में आपकी जो सेल्स है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो ऐसे में आप मंथली इंटरेस्ट नहीं चुका सकते, ईयरली इंटरेस्ट नहीं चुका सकते, तो ऐसे में आपको इक्विटी इशू करना चाहिए क्योंकि उसका डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ सेल फॉर द कंपनी हैविंग हाई सेल्स टर्नओवर, अच्छी सेल्स है, अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट, ऐसा कहीं नहीं बोला कि सिर्फ डेब्ट ले लो, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें सिर्फ डेब्ट होगा और लेकिन ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें सिर्फ इक्विटी हो। आप सिर्फ इक्विटी ले सकते हो लेकिन सिर्फ डेब्ट नहीं ले सकते। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ बाहर से पैसा लेके चला रहा है, खुद का कुछ भी नहीं लगाया। खुद का तो आपको लगाना पड़ेगा, इनिशिएट करना ही पड़ेगा। तो हाई प्रपोर्शन, यहाँ पे नहीं बोला कि फुल्ली डेब्ट, बोला हाई प्रपोर्शन, ठीक है। फॉर अ कंपनी विच फ्लक्चुएटिंग सेल्स, जिसकी ऊपर नीचे हो रही है सेल्स, तो हाई प्रपोर्शन क्या लगाना चाहिए उसको? इक्विटी। नेक्स्ट,
कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कई कंपनियां ऐसी होती है जो अर्न तो कर रही है लेकिन रिटर्न कैश में नहीं आ रहा, लाइक जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती है उनकी प्रॉपर्टी में वो परचेज करके रख लेते हैं, परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन कैश में तो नहीं आ रहा ना। तो अगर कंपनी में कैश फ्लो अच्छा है, मतलब कमा तो रही है दोनों ही कंपनी, अगर एक नॉर्मल कंपनी है वो भी कमा रही है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है वो भी कमा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की कंपनी का कैश में नहीं आ रहा, अगर कैश में नहीं आ रहा तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी का एक एक हिस्सा काट के दे दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इंटरेस्ट तो कैश में देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी कमा रही है और कैश में भी आ रहा है उसका, तो आपको डिबेंचर इशू करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी कमा ही नहीं रही, कमा तो रही है पर कैश में नहीं आ रहा, कमा तो रही है लेकिन कैश में नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप इक्विटी पे शिफ्ट हो जाओ। अ कंपनी हैविंग इनफ कैश इन हैंड or liquidity if it is raise capital through debenture to pay interest on time, ताकि आप इंटरेस्ट टाइम पे पे कर सको। if cash inflow is not enough, नहीं है अगर आपका कैश फ्लो, then it should issue shares, ठीक है, तो आपको शेयर्स पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट कंट्रोल, आप चाहते हो मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं करे, आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो हमारी कंपनी पे कंट्रोल करते हैं, वोटिंग पावर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है मुझे कोई कंट्रोल नहीं करे, तो ऐसे में उसको इक्विटी ना करके डिबेंचर इशू करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डेब्ट में वोटिंग पावर नहीं होता। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि हाँ कंट्रोल करना है तो करे, मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल से, तो ऐसे में उसको इक्विटी इशू करना चाहिए। तो रिटेन कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चाहता है मेरा कंट्रोल से मेरे पास रहे ऑफ द कंपनी, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर शुड बी इशू टू रेज कैपिटल, तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहिए, एंड वाइज वर्ड्स हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है कि अगर आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आपने अगर अभी से लोन ले लिया, अगर आपने अभी से ही लोन ले लिया, इनिशियली अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और लोन ले लेता है, तो उसको पता है कि बार बार लोन नहीं मिलता, बार बार इजीली लोन नहीं मिलेगा, तो ऐसे में कंपनी को अगर लगता है मुझे बार बार पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो इक्विटी इशू करे। क्यों? क्योंकि बाद में डिबेंचर ले लेगा, फ्लेक्सिबल होता है इक्विटी, आप कितनी बार भी इशू कर सकते हो, लेकिन लोन तो बहुत बार नहीं ले सकते ना, तो ऐसे में आपको डेब्ट इशू करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डेब्ट इशू कर लो, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में आपको इक्विटी इशू करना चाहिए। इक्विटी इज मोर फ्लेक्सिबल देन डिबेंचर। Equity allow more flexibility to change the capital structure according to market condition, while debt restrict freedom, वो freedom रोक देता है आपको। Size of the company, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बड़ी है, तो कंपनी अगर बड़ी है तो वो लोन इजीली ले लेगी, क्योंकि आपको पता है बड़ी कंपनीज को इजीली बैंक लोन दे देती ड्यू टू द गुडविल, उनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है। लेकिन छोटी कंपनीज को बैंक इजीली लोन नहीं देती, तो ऐसे में उसको इक्विटी इशू करना चाहिए। बड़ी कंपनी है तो लोन, अगर छोटी कंपनी है तो इक्विटी। साइज ऑफ द कंपनी, लार्ज कंपनी आर एबल टू रेज कैपिटल थ्रू लोन इजीली, वाइल स्मॉलर कंपनी हैव टू डिपेंड ऑन देयर ओन सोर्स, क्योंकि उनको इजीली लोन नहीं मिलता है, और रिटेन अर्निंग एज दे डू नॉट गेट लोन इजीली। टैक्स रेट, आपको पता है डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें टैक्स का डिडक्शन मिलता है, तो अगर आपको वो डिडक्शन चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है और मुझे वो डिडक्शन की ज़रूरत है, तो डिबेंचर इशू कर लो। अगर आपको लगता है कि टैक्स छोटा मोटा है, कम टैक्स है, आपको वो डिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इक्विटी इशू कर लो। तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डिबेंचर, अगर टैक्स रेट कम है तो इक्विटी। It will be beneficial for the company to raise fund through debenture that if the tax rate are high. Tax rate influence the cost of debenture as interest on debenture is the tax deductible item, मतलब उसमें टैक्स का डिडक्शन मिलता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर आपको लगता है आपका स्टॉक मार्केट बूम में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर मैं बोलूँ कि 2016 की कंडीशन ऐसी थी, 2016 में ऐसी कंडीशन थी कि सबके पास पैसा था, इन्फ्लेशन चल रहा था, तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा लेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अभी 2016 के बाद डिमोनेटाइजेशन आया, अभी कोरोना वायरस आया,
तो ऐसे में लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में इक्विटी इशू करके भी आप लोग क्या करोगे? कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ऐसे में आपको डिबेंचर इशू करना चाहिए। तो अगर बूम चल रहा है तो इक्विटी इशू करो, अगर डिप्रेशन चल रहा है, लोग डिप्रेस है, कोई खरीदना नहीं चाहता, तो डिबेंचर इशू करो। मतलब बूम है तो इक्विटी, डिप्रेशन है तो डिबेंचर। If there is a boom period, then company will be in better position to raise share even at premium. तब तो आप प्रीमियम पे भी इशू करोगे ना तो हर कोई ले लेगा। On the other hand, if there is a depression period in the market, then it is advisable to issue debenture. आपको पता है नेक्स्ट रिस्क, आपको पता है डिबेंचर पे रिस्क ज्यादा है। क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर रहे हो ना तो भी डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना है। तो डिबेंचर इज मोर रिस्कियर दैन इक्विटी। तो अगर रिस्क ज्यादा है ले सकते हो, अगर रिस्क उठाने की कैपेसिटी है तो डिबेंचर इशू करो, अगर रिस्क नहीं उठाना चाहते तो इक्विटी इशू कर लो। मोर रिस्क इज अटैच्ड टू डिबेंचर एज कंपेयर टू शेयर्स सच एज इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट भी आपको डिबेंचर का जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। एक बात बताऊं, आप बोलोगे कि डिबेंचर में रिस्क है तो कंपनियां इश्यू क्यों करती है? क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है, साथ में इसमें टैक्स पे बहुत सारा डिडक्शन भी मिलता है। ये मैंने ना समरी तैयार की है तो एक बार वो भी देख लो। डेब्ट का भी इश्यू करना चाहिए और इक्विटी का भी इश्यू करना। स्टेबिलिटी ऑफ सेल, फिक्स सेल है तो क्या करोगे? डिबेंचर। अगर अनस्टेबल है, फ्लैक्सिबल है तो इक्विटी। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी अच्छी है तो डेब्ट, बेकार है तो इक्विटी। कंट्रोल, चाहते हो कंट्रोल तो इक्विटी, अगर नहीं चाहते कंट्रोल तो डेब्ट। फ्लक्चुएटिंग इन कैपिटल मार्केट, अगर आपको फ्लेक्सिबल चाहिए, बार बार चीज चाहिए तो इक्विटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो डिबेंचर। बड़ी साइज ऑफ द कंपनी, बड़ी कंपनी है तो डिबेंचर, छोटी कंपनी है तो इक्विटी। टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डिबेंचर, क्योंकि उस पर कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है, टैक्स के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर टैक्स रेट कम है तो इक्विटी। स्टॉक मार्केट कंडीशन, बूम है तो इक्विटी, डिप्रेशन है तो डिबेंचर। रिस्क, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो डिबेंचर, कम रिस्क लेना चाहते हो इक्विटी। इसी तरीके से याद करोगे ना तो 2 मिनट में हो जाएगा सब कुछ याद। अब आते हैं कैपिटल बजटिंग। जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोग बजट बनाते हो। आप लोग बजट बनाते हो कि मुझे इतना ही खर्च करके आना है, इतनी चीज पे यही खर्च होना है। तो जब एक कंपनी चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रही है, तो क्या वो उसके लिए बजट नहीं बनाएगी? कंपनी अगर किसी चीज में पैसा भी लगा रही है तो वो पैसा कितना लगना चाहिए उसका बजट बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। जो कैपिटल हमें मिली है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें कहाँ कहाँ और कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। and their financing. Decision on capital expenditure is difficult as future is uncertain. देखो आप लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, एक इंडिविजुअल की बात बता रही हूँ, अगर वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेता है तो ऐसे में एकदम से प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, ठीक है? तो ऐसे में फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आप लोग बहुत सारी चीजें सोच के लेते होंगे। तो ऐसे कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको बहुत सोचना पड़ता हो क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग, फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मेथड ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक बार इन सबको इन डेप्थ देखेंगे, एक बार पॉइंट पॉइंट समरी आ गई। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब उसको मशीनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ज्यादातर चीजें बनाती है, तो वो फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ से खरीदती है वहां से बेचती है, जस्ट लाइक अ होलसेलर क्या करता है, यहाँ से खरीदता है यहाँ तक बेचता है, तो ऐसे में उसको डे टू डे पैसा ज्यादा चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल में ज्यादा लगाएगा। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे कैपिटल।
तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड असेट एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी किस में लगाएगी, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा लगाएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा बिजनेस होगा तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल एंटरप्राइज। अगर एंटरप्राइज बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल फर्म। चॉइस ऑफ टेक्निक, हाई इन्वेस्टमेंट, अच्छा चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आपको लगता है कि मुझे रोज रोज नई टेक्निक चाहिए, रोज रोज नई टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी अपडेशन चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, बार बार टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, किसमें, टेक्निक्स में, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स रिक्वायर्ड इन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव पे काम कर रहे हो, मतलब अगर आप मशीनों पे ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो ऐसे में आप लोग का क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे होगा, फिक्स्ड असेट पे होगा। वेयरएज लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप लेबर इंटेंसिव करते हो, मतलब वर्कर से ज़्यादा काम कराते हो, तो मशीनों की ज़रूरत नहीं है, तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। बड़ा ईजी है तो यार। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बार बार अपडेट होती है तो किस में होगा, फिक्स कैपिटल में। कम अपडेट होती है तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में। दो है टेक्निक के पॉइंट। चॉइस ऑफ टेक्निक में क्या है कि हम किस टेक्निक पे जा रहे हैं, कैपिटल इंसेंटिव या फिर लेबर इंसेंटिव। अब ये बोल रहा है अगर आप कैपिटल इंसेंटिव पे भी जाते हो तो बार बार अगर अपडेट करते हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर बार बार अपडेट नहीं करते हो, मतलब कई कंपनियां होती है कैपिटल इंटेंसिव पे तो चल रही है लेकिन बार बार अपडेट नहीं कर रही है, तो ऐसे में कम इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी विच यूज असेट इज लाइकली टू ऑब्सलीट। अगर आप ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो, ऐसी मशीनें यूज कर रहे हो, जल्दी से ऑब्सलीट हो जाती है, हट जाती है, खराब हो जाती है। इन नियर फ्यूचर रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, कंपनी लगता है मैं बढ़ूं, बहुत बढ़ूं, लाइक हमारी पतंजलि, लाइक उसको लगता है कि मैं हर सेक्टर में जाऊं, बहुत ग्रोथ करूं, हर मार्केट में जाऊं, तो ऐसे में उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर छोटी मोटी कंपनी है, उसको लगता है मैं अपने लोकल मार्केट तक रहूं, लाइक अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ राजस्थान में मिलती है, मतलब एक लोकल मार्केट तक सीमित है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है। If a company aim for higher growth and expansion of the company in near future, अगर आप ग्रोथ चाहते हो या एक्सपेंशन बढ़ाना चाहते हो अपने काम को, नए नए मार्केट में जाना चाहते हो, नए नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, जैसे पतंजलि अपना, in near future then huge investment in fixed asset is always required. Method of sale, अगर आप क्रेडिट पे ज़्यादा बेचते हो, क्रेडिट पे ज़्यादा बेचते हो, लाइक वही हो गया कि अगर आप लोग मतलब डायरेक्टली ना बेच के क्रेडिट पे ज़्यादा बेचते हो, तो ऐसे में आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैश पे बेचते हो, हैंड टू हैंड आपको पैसा मिल जाता है, तो ऐसे में आपको पैसे की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपके पास वही हो गया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज़्यादातर उधार पे चलता है और उसकी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो ऐसे में उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जबकि दूसरी कंपनीज को कम पड़ेगी। एक बार रीड मार लेते हैं इसको, मेथड ऑफ सेल। A manufacturing firm require more fixed asset if it is sell product directly to consumer। मतलब अगर आप डायरेक्टली बेच रहे हो कंज्यूमर को, तो सारी चीज़ें आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीनें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में अगर आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो हर चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जबकि अगर होलसेलर होगा तो बीच की जो ट्रेडिंग हिस्सा है वो होलसेलर संभालेगा, तो ऐसे में आपको कैपिटल कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेजॉन डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, ऑल्सो उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन उसके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके व्हीकल खर्चा, सब कुछ खर्चा जो हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है, लाइक शिपिंग का खर्चा, या है ना कहते हैं जो हमारे तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं उन मतलब जो भी बॉयज़ होते हैं, है ना, उनका जो व्हीकल वगैरह का खर्चा है वो भी सब कौन प्रोवाइड करा रहा है, अमेजॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। जबकि जो दूसरी कंपनीज है जो डायरेक्टली क्या करती है, होलसेलर को बेचती है और होलसेलर हमारे तक पहुँचाता है, तो जो बीच का खर्चा है वो होलसेलर संभाल लेता है, तो ऐसे में उसको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ गुड सोल्ड, टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है, तो ऐसे में आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आप
बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अ फर्म प्रोड्यूस, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे वो भी कॉस्टली आएंगे। अ फर्म प्रोड्यूसिंग लाइट गुड लाइक पेन एक्सेट्रा विच रिक्वायर लेस अमाउंट इन फिक्स कैपिटल देन द फर्म प्रोड्यूसिंग हैवी गुड्स लाइक एयर कंडीशनर, एसी बना रहा है, ठीक है, कंप्यूटर, तो ऐसे में उनको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उनका जो रॉ आता है वो भी कॉस्टली आता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक्चुअली नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा चाहिए ट्रेडिंग से, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा इन बड़े स्केल पे है तो ज़्यादा चाहिए और छोटे स्केल पे तो कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंसेंटिव है तो कम चाहिए, कैपिटल इंसेंटिव है तो ज़्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी बार बार ऑब्सलीट हो जाती है तो कम चाहिए, सॉरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और अगर कम नहीं होती ऑब्सलीट तो हमें कम चाहिए। ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ है तो ज़्यादा चाहिए, कम ग्रोथ है तो कम चाहिए। मेथड कैसा है, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो सारा खर्चा हमें बियर करना पड़ेगा तो ज़्यादा चाहिए। अगर हम लोग होलसेलर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो कम चाहिए क्योंकि बीच का खर्चा होलसेलर संभाल लेगा। टाइप ऑफ गुड्स, छोटे मोटे गुड्स है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और बड़े गुड्स है तो उनका रॉ भी महंगा आएगा इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। ये हमारा होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन कंप्लीट, ठीक है। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे होती है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे चाहिए। अब पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू शॉर्ट टर्म असेट ऑफ द फर्म सच एज इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, ठीक है, तो छोटी मोटी जो असेट होती है या फिर लायबिलिटी होती है जो एक साल तक चलती है। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, अगर आपने फॉर्मूला सुना हो तो वो वर्किंग कैपिटल का ही होता है। इसके भी कुछ फैक्टर्स है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सेल्स लेवल, इन्वेंट्री पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। एक बार रीड मार लेते हैं इनको अच्छे से। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। आप कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो या फिर आपको ऐसा लगता है आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप लोगों को वर्किंग कैपिटल में कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग लेबर इंसेंटिव यूज़ कर रहे हो, जो छोटी छोटी कंपनीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते, मतलब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कम करती है लेकिन वो यूज़ क्या कर रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है, तो उसको डे टू डे पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको लेबर को चुकाना पड़ेगा। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में एक बार लगा दिया, बार बार डे टू डे नहीं लगेगा। तो कंपनी अगर कैपिटल इंटेंसिव में तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि डे टू डे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि लेबर इंटेंसिव है तो लेबर को देना पड़ेगा ना, तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एक बार देख लेते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट विच रिक्वायर हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डू नॉट रिक्वायर मच वर्किंग कैपिटल। वही आगे बात, लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लेबर के लिए अपन को डे टू डे चुकाना पड़ेगा। सेल्स वही है, अगर आपकी डे टू डे सेल्स है और सेल्स इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, बेचा पैसे आ गए, बेचा पैसे आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि हमारा क्या इजीली कैश में कन्वर्ट हो के आता है। लेकिन अभी कैश का मतलब कैश का जमाना का है बॉस, है ना, अभी तो क्रेडिट पे चलता है बिजनेस। तो अगर हम लोग क्रेडिट पे बेचते हैं तो पैसा धीरे धीरे आता है, रिकवरी धीरे धीरे होती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, डे टू डे पैसे फंड के लिए कुछ तो चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो हाई सेल्स लेवल मीन्स रेडी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, इजीली कैश में अगर कन्वर्ट हो रहा है, दस there is not much investment is required in working capital, तो working capital में investment की requirement कम है। On the other hand, a low sales level require more investment in working capital। अगर आप लोग low sales कर रहे हो तो मतलब ऐसे में sales कम हो रही है या cash में easily convert नहीं हो रहा, तो ऐसे में working capital की requirement ज़्यादा होती है। फिलहाल ये है ना, क्रेडिट वेडिट पे नहीं बोल रहा, ये सेल्स के लिए ही बोल रहा है। तो अगर ज़्यादा सेल्स है तो है ना, कहते हैं इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर कम सेल्स है तो बिक नहीं रहा माल, बिक नहीं रहा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेंट्री पॉलिसी, अगर आप बहुत सारा स्टॉक होल्ड करके रख रहे हो, गोडाउन भर के रख रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए क्योंकि गोडाउन को मेंटेन भी करना है। लेकिन अगर आप स्टॉक कम होल्ड करके रख रहे हो तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम है।
क्योंकि अपन को वो डे टू डे एक्सपेंस नहीं उड़ाना पड़ेगा और पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा। इन्वेंट्री लेवल या इन्वेंट्री पॉलिसी, इफ अ बिजनेस हैज अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग लार्ज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। कई बार क्या होता है, कई बिजनेस स्टॉक इन्वेंट्री का इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कई बार सस्ता मिल जाता है, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो लार्ज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, तब ज्यादा की जरूरत होगी क्योंकि हमने ब्लॉक करके रखा है पैसा। एंड वाइज वर्सा क्रेडिट पॉलिसी, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी सेल्स में, अगर आप लोग माल उधार पे बेच रहे हो तो डे टू डे तो पैसा चाहिए ना, तो क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप गुड्स कैश में बेच रहे हो, क्रेडिट पे कम बेच रहे हो, तो इजिली कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इफ लिबरल क्रेडिट, लिबरल मतलब आजादी दे रखी, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम पैसे देना, इज गिवन लिबरल पॉलिसीज फॉलो देन द कंपनी वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अब आप बोलोगे कि क्यों लिबरल होनी चाहिए क्रेडिट पॉलिसी, कैसे हो सकती है लिबरल, आप लिबरल छोड़ोगे ही क्यों भाई। अगर कोई नई कंपनी है और उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, सेल्स इंक्रीज करनी है, तो ऐसे में वो क्या करेगी, लिबरल चलेगी, क्योंकि आपको सेल्स बढ़ानी है, फिलहाल कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं करना, कैश तो होता रहेगा। तो ऐसे में कंपनी ने आज़ादी दे रखी है, तो लोग पैसा धीरे धीरे देंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एज देयर इज कैश इनफ्लो कम हो जाएगा और वाइसे वर्जा, मतलब अगर आप लोगों ने स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अपना रखी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि इजीली कैश में कन्वर्ट वो हो रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको फिक्स असेट ज़्यादा चाहिए, कैपिटल बजटिंग ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग कंपनी है, उसको डे टू डे यहाँ से खरीदना है यहाँ से बेचना है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को, दोनों इसलिए चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको दोनों ही चाहिए, ट्रेडिंग भी चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को फिक्स भी चाहिए और वर्किंग भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको फिक्स तो चाहिए वर्किंग भी चाहिए, क्योंकि उसको सब कुछ कन्वर्ट भी चाहिए, साथ में मशीनें भी लगाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको दोनों चाहिए, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो। किससे कंपेयर कर रहा है, ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग को दोनों कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए और छोटा ऑपरेशन है तो कम चाहिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय फर्म वर्किंग ऑन द लार्ज स्केल। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन द लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ डेटर इन्वेंट्री, क्योंकि आपको ये सब कुछ होल्ड करना पड़ता है। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि कब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड को कन्वर्ट करके हम बेचेंगे, बेचने के बाद पैसे आएंगे, वो पैसे कब तक आएंगे, वो पूरा ऑपरेटिंग साइकिल चलता है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लगाते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को सेल करते हैं, सेल करने के बाद पैसे आते हैं और पैसे कैसे मतलब सेल होने का कितने टाइम में पैसे आएंगे, वो पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेके पैसे रिसीव करने तक, लास्ट तक वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो लंबा सेल का टर्नओवर, लंबा ऑपरेटिंग साइकिल है तो पैसा भी आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि उस पूरे टेन्योर में आपको पैसे की नीड हो सकती है। लेकिन अगर आपका सेल्स टर्नओवर छोटा है तो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है, क्योंकि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू लेंथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मतलब पूरी हो गई ना लेंथ मैन्युफैक्चरिंग, जब तक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक और साथ में सेल से भी पैसा आना चाहिए। The period of converting raw material to finished good. Longer period means more working capital is required and vice versa. तो एक बार वापस देख लेते हैं गाइस सारे पॉइंट्स को। टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सॉरी कम चाहिए, और अगर लेबर इंटेंसिव चल रहे हो तो कम चाहिए। सॉरी मैं उल्टा बोल गई एकदम से। अगर आप लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सेल्स, अगर आप लोग को हाई सेल्स चाहिए तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका सेल्स टर्नओवर कम है, लो है, इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, मतलब इनवर्स रिलेशन है, ठीक है।
इन्वेंट्री पॉलिसी, ज़्यादा इन्वेंट्री ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, कम इन्वेंट्री कम वर्किंग कैपिटल, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, आज़ादी दे रखी है तो पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आज़ादी नहीं दे रखी, कम दे रखी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट चल रहे हो, तो ऐसे में लेस वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको दोनों ही चाहिए, चाहे फिक्स कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग से कंपेरिजन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो पैसा कम चाहिए। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, बड़ी लेंथ है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और छोटी लेंथ है तो कम चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। गाइस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।